तुम दुनिया को रोज देखते हो, लोगों को देखते हो, उनकी गलतियां देखते हो, उनका गुस्सा देखते हो, उनकी महत्वाकांक्षा देखते हो, उनकी सेल्फिशनेस देखते हो, और फिर मन के भीतर एक फैसला बन जाता है, समस्या दुनिया में है। लेकिन एक पल के लिए इस फैसले को रोक दो। अगर बाहर की दुनिया तुम्हें इतनी साफ दिखाई देती है, तो क्या तुमने कभी उतनी ही ईमानदारी से अपने भीतर देखा है? क्योंकि दूसरों का गुस्सा पहचानना आसान है, अपना गुस्सा पहचानना मुश्किल है। दूसरों की जेलसी दिखाई दे जाती है, अपनी जेलसी के लिए हम अक्सर कोई बेहतर नाम ढूंढ लेते हैं। दूसरों की एम्बिशन हमें बेचैनी लग सकती है, लेकिन अपनी एम्बिशन को हम सफल होने की इच्छा कह देते हैं। यही एक अजीब चीज होती है। हम दुनिया को देखने का दावा करते हैं, लेकिन अक्सर खुद को नहीं देखते। हम दूसरों के बारे में कंक्लूजन्स बनाते हैं, अपने बारे में स्टोरीज बनाते हैं, और फिर उन्हीं स्टोरीज के भीतर जीते रहते हैं। हो सकता है जिस दुनिया से तुम हर दिन लड़ रहे हो, उस दुनिया की कुछ साइकोलॉजिकल पैटर्न्स तुम्हारे भीतर भी चल रही हों। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जो कुछ हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से है। बात उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। बात यह है कि तुम दुनिया को जिस तरह देखते हो, उस देखने वाले को तुम कितना जानते हो। तुम्हारा डर, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी तुलना, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारी पहचान, क्या तुमने कभी इन्हें बिना बचाव के देखा है? क्योंकि शायद खुद को समझने का मतलब अपने बारे में एक और कहानी बनाना नहीं है। शायद खुद को समझना है कहानी को चलते हुए देखना। और यहीं से एक बहुत गहरा सवाल उठता है। अगर तुम अपने भीतर को सच में देखना शुरू कर दो, तो क्या दुनिया को देखने का तुम्हारा तरीका भी बदल जाएगा? लुक विद इन, यू आर द वर्ल्ड। ये विचार हमें बाहर से भीतर की ओर मोड़ता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण केंद्र यही है कि इंसान अपने मन, कंडीशनिंग, फियर, डिजायर, रिलेशनशिप और थॉट की मूवमेंट को स्वयं देखे। किसी अथॉरिटी के सहारे नहीं, किसी रेडीमेड आंसर के सहारे नहीं, बल्कि सीधे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। क्योंकि हम अक्सर अपने बारे में जो कुछ जानते हैं वो वास्तव में हमारी पुरानी मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस और कंक्लूजन्स का संग्रह होता है। हमें बताया गया तुम कौन हो, तुम्हें क्या बनना चाहिए, किससे आगे निकलना है, किससे डरना है, क्या पाना है और क्या खोना नहीं है। धीरे धीरे इन सब के बीच एक साइकोलॉजिकल इमेज बनती जाती है, मैं। फिर यही मैं दुनिया को देखता है, यही मैं दूसरों से कंपेयर करता है, यही मैं अप्रूवल चाहता है, यही मैं रिजेक्शन से बचना चाहता है, यही मैं अपने लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाना चाहता है। तो शायद असली इन्वेस्टिगेशन ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, बल्कि जिस मन के माध्यम से मैं दुनिया को देख रहा हूं, वो मन स्वयं कैसे काम करता है। यही सवाल हमें इस पूरी यात्रा में आगे ले जाएगा। हम 10 अध्याय में धीरे धीरे देखेंगे कैसे मैं और दूसरा अलग दिखाई देने लगते हैं, कैसे कंडीशनिंग हमारी परसेप्शन को प्रभावित करती है, कैसे फियर और डिजायर हमारे डिसीजंस को शेप करते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स हमारे भीतर छिपी चीजों को सामने ला सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अपने भीतर को बिना जजमेंट, बिना भागे, बिना किसी रेडीमेड कंक्लूजन के देखना संभव है? क्योंकि शायद दुनिया को समझने का रास्ता हमेशा बाहर नहीं जाता, कभी कभी वो बिल्कुल उल्टी दिशा में जाता है, अपने भीतर। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 1, तुम दुनिया से अलग नहीं हो। हम अक्सर दुनिया को अपने सामने खड़ी हुई एक अलग चीज मानते हैं। मैं अलग हूं, दूसरे लोग अलग हैं, समाज अलग है, दुनिया अलग है, और मेरी जिंदगी की समस्याएं मेरी अपनी हैं। लेकिन जरा ठहर कर देखो, जिस दुनिया की शिकायत तुम हर दिन करते हो, उसमें सिर्फ बाहर की घटनाएं नहीं हैं, उसमें तुम्हारी रिएक्शंस भी शामिल हैं, तुम्हारा डर शामिल है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस शामिल हैं, तुम्हारा कंपैरिजन शामिल है। बाहर कुछ होता है और उसके बाद तुम्हारे भीतर कुछ चलता है। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, तुरंत मन में एक कहानी शुरू हो जाती है, उसे मेरी परवाह नहीं। किसी और को तुमसे ज्यादा सफलता मिल गई, मन कहता है मैं पीछे रह गया। किसी ने तुम्हारी आलोचना कर दी, अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, उसे मेरे बारे में बोलने का अधिकार किसने दिया।
घटना कुछ सेकंड की थी, लेकिन उसके बाद मन में जो मूवमेंट चलती है वो कई घंटे तक रह सकती है। यही एक महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है। घटना और तुम्हारा अनुभव दोनों हमेशा एक चीज नहीं होते। घटना बाहर हुई, लेकिन उसका अर्थ तुम्हारे भीतर बना। और यही वो जगह है जहां दुनिया और मैं के बीच की दूरी थोड़ी धुंधली होने लगती है। हम अक्सर कहते हैं दुनिया मुझे परेशान करती है, लेकिन क्या दुनिया हर व्यक्ति को एक ही तरह से परेशान करती है? एक ही बात किसी के लिए अपमान हो सकती है, दूसरे के लिए वो सामान्य बात हो सकती है। एक ही असफलता किसी को तोड़ सकती है, दूसरे को वही असफलता सीखने का अवसर लग सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की घटनाएं महत्वहीन हैं। मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा मन उन घटनाओं के साथ एक रिलेशनशिप बनाता है, और उस रिलेशनशिप को समझे बिना हम अपने अनुभव को पूरी तरह नहीं समझ सकते। अब यहीं से कृष्णमूर्ति की इंक्वायरी गहरी होती है। वो हमें तुरंत कोई नया बिलीफ देने की कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं देखो, अपने भीतर देखो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तब क्या होता है? जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तब क्या होता है? जब कोई तुमसे आगे निकल जाता है तब क्या होता है? जब कोई तुम्हारी इमेज को चैलेंज करता है तब भीतर क्या उठता है? बस उसे देखो, क्योंकि शायद तुम्हें दुनिया के बारे में जितना पता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम दुनिया को कैसे देख रहे हो। तुम्हारे भीतर बनी हुई इमेजेस, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारे बिलीव्स, तुम्हारी कंडीशनिंग, ये सब मिलकर परसेप्शन को प्रभावित कर सकते हैं। और फिर हम कहते हैं मैं दुनिया को वैसा ही देख रहा हूं जैसी वो है। लेकिन क्या हम हमेशा ऐसा कर रहे हैं, या कभी कभी हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसा हमारा मन उसे देखने के लिए तैयार है? यही प्रश्न आसान नहीं है, क्योंकि इसका सामना करते ही मैं सही हूं वाली सर्टेनिटी थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, और शायद वहीं से वास्तविक ऑब्जर्वेशन शुरू होता है। जब तुम्हें हर बात पर कंक्लूजन बनाने की जल्दी नहीं होती, जब तुम्हें खुद को डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब तुम अपने भीतर उठती रिएक्शन को तुरंत अच्छा या बुरा कहने के बजाय बस देखते हो। उस क्षण तुम दुनिया से भाग नहीं रहे होते, तुम दुनिया को दोष भी नहीं दे रहे होते। तुम पहली बार यह देखना शुरू कर रहे होते हो कि दुनिया के साथ तुम्हारा संबंध तुम्हारे भीतर कैसे बन रहा है। और शायद यही इस अध्याय का सबसे गहरा बिंदु है। दुनिया को समझने की शुरुआत हमेशा बाहर की तरफ देखने से नहीं होती। कभी कभी दुनिया को समझने के लिए अपने देखने के तरीके को देखना पड़ता है, क्योंकि जिस मन के माध्यम से तुम दुनिया को देखते हो वही मन तुम्हारे अनुभव की दुनिया का एक हिस्सा बना रहा है। अध्याय 2, तुम्हारे भीतर की दुनिया ही तुम्हारा अनुभव बनाती है। एक ही बारिश, एक ही सड़क, एक ही शाम, लेकिन दो लोगों के लिए उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो सकता है। एक व्यक्ति बारिश को देखकर खुश हो सकता है, दूसरा उसी बारिश को देखकर परेशान हो सकता है। बारिश वही है, लेकिन अनुभव अलग है। यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, क्या हम सिर्फ घटनाओं को अनुभव करते हैं, या घटनाओं के बारे में अपने भीतर बनी हुई इंटरप्रिटेशन को भी अनुभव करते हैं? मान लो किसी ने तुम्हें रास्ते में देखा, लेकिन मुस्कुराया नहीं, बस इतना ही हुआ। लेकिन कुछ ही सेकंड में मन कई पॉसिबिलिटीज बना सकता है। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद उसे मैं पसंद नहीं, शायद मैंने कुछ गलत किया। और अचानक एक छोटी सी घटना तुम्हारे भीतर एक पूरी कहानी बन जाती है। ध्यान दो, उस व्यक्ति ने सिर्फ मुस्कुराया नहीं था, बाकी कहानी किसने बनाई? मन ने। यही हमारी साइकोलॉजिकल दुनिया की एक दिलचस्प परत है। हम केवल बाहर की चीजों के साथ नहीं जीते, हम उन चीजों के बारे में अपने विचारों के साथ भी जीते हैं। किसी का एक शब्द, किसी का एक एक्सप्रेशन, किसी का साइलेंस, और मन तुरंत उसका अर्थ निकालने लगता है। फिर हम उस अर्थ पर प्रतिक्रिया करते हैं, और धीरे धीरे हमें लगता है कि हम उस व्यक्ति या उस घटना पर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम घटना पर नहीं, उस घटना की अपनी इंटरप्रिटेशन पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। यही बात रिलेशनशिप्स में और भी स्पष्ट दिखाई देती है। किसी ने मैसेज का रिप्लाई देर से किया, घटना छोटी है,
लेकिन अगर तुम्हारे भीतर रिजेक्शन का डर पहले से मौजूद है तो वही डिले बहुत बड़ा लग सकता है। अगर तुम्हारे भीतर इनसिक्योरिटी है तो न्यूट्रल बात भी पर्सनल लग सकती है। अगर तुम्हारे भीतर कंपैरिजन है तो किसी दूसरे की सफलता तुम्हें अपनी कमी जैसी महसूस हो सकती है। इसलिए बाहरी दुनिया को समझने से पहले अपने भीतर की मूवमेंट को समझना जरूरी हो जाता है। कृष्णमूर्ति की इंक्वायरी हमें इसी ऑब्जर्वेशन की ओर ले जाती है। वो ये नहीं कह रहे कि बाहर की घटनाएं इमेजिनरी हैं। घटना वास्तविक हो सकती है। किसी का व्यवहार सच में अनफेयर हो सकता है। कोई सिचुएशन सच में कठिन हो सकती है, लेकिन उसके साथ तुम्हारे मन की पूरी मूवमेंट को देखना भी जरूरी है, क्योंकि घटना एक चीज है और उसके बाद मन में बनने वाली कहानी दूसरी। अब जरा अपने जीवन की किसी पुरानी घटना को याद करो। शायद किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया था, शायद किसी ने तुम्हारी मेहनत को महत्व नहीं दिया, शायद किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा कहा था जो तुम्हें आज तक याद है। घटना खत्म हो गई, लेकिन मेमोरी अभी भी मौजूद है। और जब वैसी ही कोई सिचुएशन दोबारा आती है तो पुरानी मेमोरी वर्तमान को प्रभावित कर सकती है। यानी कभी कभी हम केवल आज की घटना पर रिएक्ट नहीं कर रहे होते, हमारे साथ हमारा पूरा साइकोलॉजिकल पास्ट भी मौजूद होता है। इसीलिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन इतना महत्वपूर्ण है। जब अगली बार कोई छोटी घटना तुम्हें डिस्टर्ब करे तो तुरंत यह मत तय करो कि सामने वाला गलत है या तुम सही हो। पहले देखो तुम्हारे भीतर क्या हुआ, कौन सा थॉट आया, कौन सी मेमोरी सक्रिय हुई, कौन सा फियर उठा, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या तुम घटना को देख रहे हो या उसके बारे में अपने मन की बनाई हुई कहानी को। यह डिस्टिंक्शन बहुत सटल है, लेकिन यही अवेयरनेस गहरी होने लगती है। क्योंकि जब तुम अपने अनुभव को ध्यान से देखना शुरू करते हो तो तुम्हें समझ आने लगता है कि भीतर की दुनिया कोई अलग जगह नहीं है, वो तुम्हारी डेली लाइफ में दिखाई देती है। तुम कैसे बोलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, किससे डरते हो, किससे प्रभावित होते हो, किससे अप्रूवल चाहते हो और किन चीजों से भागते हो। तुम्हारी बाहरी जिंदगी और तुम्हारी इनर मूवमेंट के बीच एक लगातार संबंध चलता रहता है, और शायद इसी वजह से अपने भीतर देखना दुनिया से दूर जाना नहीं है। यह दुनिया के साथ अपने संबंध को पहली बार साफ देखना है। क्योंकि बाहर जो कुछ दिखाई देता है उसका अर्थ तुम्हारे भीतर कैसे बनता है, यही समझना शायद उस दुनिया को समझने की शुरुआत है जिसमें तुम हर दिन जी रहे हो। अध्याय 3, क्या तुम्हारी सोच सच में तुम्हारी है? एक दिन अपने आप से एक अजीब सवाल पूछो, जो विचार अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो आया कहां से? शायद तुमने कभी इस सवाल को गंभीरता से नहीं देखा, क्योंकि हम सोचते हैं तो मान लेते हैं कि विचार हमारा है। लेकिन विचार का आना और विचार का सच में अपना होना, क्या दोनों एक ही बात है? बचपन से हमें बहुत कुछ बताया जाता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे दूरी रखनी चाहिए, सफलता कैसी दिखती है, सम्मान किसे कहते हैं, और जिंदगी में हमें क्या बनना चाहिए। धीरे धीरे ये बातें हमारे भीतर जमा होती जाती हैं। फिर एक दिन हम बड़े होते हैं और उन्हीं विचारों से दुनिया को देखने लगते हैं। लेकिन हमें याद भी नहीं रहता कि इनमें से बहुत सी चीजें हमने खुद खोजी नहीं थी, हमने उन्हें सीखा था, किसी ने हमें बताया था, किसी एक्सपीरियंस ने हमें सिखाया था, किसी डर ने हमारे भीतर बैठा दिया था, किसी रिवॉर्ड ने हमें किसी दिशा में धकेला था। फिर भी हम कहते हैं ये मेरी सोच है। यहीं से कंडीशनिंग को देखना शुरू किया जा सकता है। मान लो तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि सफल इंसान वही है जिसके पास बहुत पैसा, स्टेटस या रिकग्निशन हो। तुम बड़े होते हो, फिर तुम्हें ज्यादा कमाना है, दूसरों से आगे निकलना है, अपनी अचीवमेंट्स दिखानी है, और अगर कोई तुमसे आगे निकल जाए तो भीतर बेचैनी पैदा हो सकती है। तुम सोच सकते हो मैं पीछे रह गया, लेकिन एक पल के लिए पूछो, पीछे किससे और किसने तय किया कि आगे होना ही जरूरी है? शायद तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्टैंडर्ड काम कर रहा है जिसे तुमने कभी कॉन्शियसली चुना ही नहीं। यही कंडीशनिंग की सबटेलिटी है। वो हमेशा तुम्हें आदेश देकर नहीं चलती, कई बार वो तुम्हारी अपनी आवाज जैसी सुनाई देती है। तुम कहते हो मुझे ये चाहिए, लेकिन क्या सच में चाहिए, या तुम्हें यह सिखाया गया कि तुम्हें यह चाहिए? तुम कहते हो मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन सक्सेस की डेफिनेशन तुम्हारी अपनी है
या सोसाइटी ने पहले से तय कर दी। तुम कहते हो मुझे लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट खोने का डर कहां से आया? इन सवालों का मतलब यह नहीं कि सोसाइटी की हर बात गलत है, और ना ही इसका मतलब है कि हर बिलीफ छोड़ देना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है, क्या तुम अपने बिलीफ्स को देख सकते हो बिना तुरंत उन्हें सही या गलत घोषित किए? यही ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तुम अपने थॉट को देखते हो तो एक दिलचस्प अंतर दिखाई देने लगता है। एक थॉट है और उसे देखने की क्षमता भी है। तुम सोच रहे हो मैं असफल हो जाऊंगा, लेकिन तुम ये भी देख सकते हो कि तुम्हारे भीतर असफलता का डर उठ रहा है। यानी थॉट तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं है, वो एक मूवमेंट है। एक थॉट आता है, कुछ मेमोरी से जुड़ता है, फिर दूसरा थॉट आता है और धीरे धीरे एक पूरी कहानी बन जाती है। हम उस कहानी को मैं कहने लगते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस का एक महत्वपूर्ण दरवाजा खुलता है। जब तुम हर थॉट को तुरंत फॉलो नहीं करते, तो तुम्हें पहली बार दिखाई दे सकता है कि तुम्हारा मन कितनी जल्दी कंक्लूजन बनाता है। किसी ने कुछ कहा, थॉट आया, इंटरप्रिटेशन बनी, इमोशन उठा, फिर रिएक्शन हुई, और कुछ ही सेकंड में तुम्हें लगता है मैंने डिसाइड किया। लेकिन क्या डिसीजन से पहले बहुत कुछ ऑलरेडी चल नहीं चुका था? इसलिए खुद को समझना केवल यह जानना नहीं है कि मैं क्या सोचता हूं, बल्कि यह देखना भी है मेरी सोच बनती कैसे है। क्योंकि जब तुम अपने थॉट्स की जड़ को देखना शुरू करते हो, तो एक बहुत गहरा बदलाव आता है। तुम हर विचार के गुलाम नहीं रहते, तुम हर बिलीफ के साथ अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़ते। और शायद पहली बार यह संभावना दिखाई देती है कि सोचना केवल विचार पैदा करना नहीं है, कभी कभी सोच को होते हुए देखना भी इंटेलिजेंस का हिस्सा है। और जब तुम अपने भीतर की कंडीशनिंग को देखना शुरू करते हो, तभी अगला सवाल जन्म लेता है। अगर विचारों के पीछे कंडीशनिंग है, तो हमारे डर के पीछे क्या है? अध्याय 4। डर बाहर नहीं भीतर चलता है। डर हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी वो किसी खतरे की तरह सामने खड़ा होता है, लेकिन कई बार वो बिल्कुल सामान्य जीवन के भीतर छिपा रहता है। किसी का अप्रूवल खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, असफल होने का डर, अपनी इमेज टूट जाने का डर, भविष्य को लेकर अनसर्टेनिटी, और कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर एक बेचैनी। हम डर को अक्सर बाहर की किसी चीज से जोड़ते हैं। वो व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ये सिचुएशन मेरे लिए खराब हो सकती है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन साइकोलॉजिकल फियर की एक और मूवमेंट होती है। घटना अभी हुई नहीं है, फिर भी मन उसके बारे में कहानी बनाना शुरू कर देता है। मान लो तुम्हें कल कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। आज रात ही मन कई पॉसिबिलिटीज बनाने लगता है। अगर गलत हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करने लगे तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो? ध्यान दो, इस समय वास्तविक घटना मौजूद नहीं है, लेकिन मन उसके पॉसिबल फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आया है। यही फियर को समझने का एक महत्वपूर्ण रास्ता खुलता है। डर केवल उस चीज से नहीं बनता जो अभी हो रही है। कई बार वो उस चीज की इमेज से बनता है जो शायद हो सकती है, और ये इमेज जितनी बार दोहराई जाती है, उतनी वास्तविक महसूस होने लगती है। फिर हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, प्लान बनाते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, रीएश्योरेंस खोजते हैं, दूसरों से पूछते हैं कि सब ठीक होगा या नहीं। लेकिन डर जितना हटाने की कोशिश करते हैं, क्या कभी कभी वो उतना ही महत्वपूर्ण नहीं लगने लगता? यहीं एक सटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एक तरफ फियर है, दूसरी तरफ मुझे डरना नहीं चाहिए वाला थॉट। अब भीतर दो मूवमेंट्स चल रही हैं। एक कहती है मुझे डर लग रहा है, दूसरी कहती है मुझे मजबूत होना चाहिए। और फिर इंसान अपने डर को समझने के बजाय उसे छिपाने लगता है। लेकिन छिपा हुआ फियर खत्म नहीं होता, वो दूसरे रूपों में दिखाई दे सकता है। इरिटेशन में,
ओवर थिंकिंग में, पोजेसिवनेस में, कंट्रोल करने की इच्छा में, या लगातार किसी सर्टेनिटी की तलाश में। इसलिए फियर को समझने का पहला कदम उसे तुरंत खत्म करना नहीं है। पहला कदम है उसे देखना। जब डर उठे तो तुरंत उससे भागने के बजाय पूछो, अभी वास्तव में क्या हुआ है और क्या केवल मेरे मन में चल रहा है? क्या खतरा अभी सामने है या मेरा माइंड फ्यूचर की एक पॉसिबिलिटी बना रहा है? यह डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अगर तुम हर इमेजिन फ्यूचर को प्रेजेंट रियलिटी की तरह जीने लगो तो वर्तमान क्षण लगातार दबाव में बदल सकता है और फिर तुम उस प्रेशर से छुटकारा पाने के लिए और ज्यादा कंट्रोल करने लगते हो। लेकिन लाइफ पूरी तरह कंट्रोल नहीं होती। लोग तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं चलेंगे। हर प्लान सफल नहीं होगा। हर रिलेशनशिप तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। फ्यूचर पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होगा। और शायद इसी अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीखना फियर को समझने का एक हिस्सा है। यहां जीना सीखना किसी टेक्निक की बात नहीं है। बस यह देखने की बात है कि जब अनसर्टेनिटी आती है तब तुम्हारा माइंड क्या करता है। क्या वो तुरंत कंक्लूजन बनाता है? क्या वो वर्स्ट केस सिनारियो बनाता है? क्या वो किसी सर्टेनिटी से चिपकता है या वो अनसर्टेनिटी को कुछ देर बिना भागे देख सकता है? कृष्णमूर्ति की इंक्वायरी हमें इसी ऑब्जर्वेशन की ओर ले जाती है। फियर को दुश्मन बनाकर नहीं, फियर से लड़कर नहीं, बल्कि उसके पूरे मूवमेंट को देखकर। क्योंकि जब तुम फियर को ध्यान से देखते हो तो शायद तुम्हें दिखाई देने लगता है कि फियर केवल एक फीलिंग नहीं है, उसके साथ थॉट है, मेमोरी है, फ्यूचर की इमेज है और उससे बचने की इच्छा भी है। और जब यह पूरी मूवमेंट दिखाई देने लगती है तो एक नया सवाल पैदा होता है। अगर डर को समझने के लिए उसे देखना जरूरी है तो हमारे रिलेशनशिप्स में छिपे फियर और अटैचमेंट को हम कैसे देखेंगे? अध्याय 5, रिश्ते तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाते हैं। इंसान अकेले में अपने बारे में बहुत कुछ सोच सकता है। वो खुद को शांत समझ सकता है, समझदार समझ सकता है, पेशेंट समझ सकता है, लेकिन फिर कोई करीबी व्यक्ति उसकी उम्मीद के मुताबिक बिहेव नहीं करता और अचानक भीतर कुछ बदल जाता है। एक शब्द, एक चुप्पी, एक देर से आया जवाब, एक छोटी सी दूरी, और मन में बेचैनी शुरू हो जाती है। यही रिलेशनशिप्स एक तरह के मिरर बन जाते हैं, क्योंकि रिश्तों में हम केवल सामने वाले व्यक्ति के साथ नहीं होते, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ भी होते हैं, हमारी इमेजेस के साथ भी, हमारी मेमोरीज के साथ भी, और सबसे बढ़कर हमारी जरूरतों के साथ। मान लो तुम किसी से बहुत करीब हो, धीरे धीरे मन में उस व्यक्ति की एक इमेज बन जाती है। वो मुझे समझता है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो मुझे हर्ट नहीं करेगा। लेकिन इंसान कोई स्थिर इमेज नहीं है, वो बदलता है, उसके मूड्स बदलते हैं, उसकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, उसकी जरूरतें बदलती हैं। और जब वास्तविक व्यक्ति तुम्हारी बनाई हुई इमेज से अलग दिखाई देता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। तुम कहते हो तुम पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन हो सकता है समस्या केवल उसके बदलने की ना हो सकता है तुम उस व्यक्ति को एक पुरानी इमेज के माध्यम से देख रहे हो। यही अटैचमेंट की एक सबटिल मूवमेंट है। हम किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके रूप में नहीं देखते, कई बार हम उसे इस आधार पर देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, वो हमें कितना अटेंशन देता है, कितना समझता है, कितना महत्व देता है, कितना हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करता है। और जब ये बदलता तो रिलेशनशिप में अनसर्टेनिटी आ सकती है, फिर जेलसी दिखाई देती है, कंपैरिजन दिखाई देता है, पोजेसिवनेस दिखाई देती है। लेकिन जेलसी को केवल बुरी भावना कहकर खत्म कर देना आसान है, उसे देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब किसी और को वो अटेंशन मिलती है जिसकी तुम्हें उम्मीद थी, तब भीतर वास्तव में क्या होता है? क्या तुम्हें उस व्यक्ति से प्रेम कम हो गया, या तुम्हें अपना महत्व कम होता हुआ महसूस हुआ? क्या समस्या सामने वाले के किसी दूसरे से बात करने में है, या तुम्हारे भीतर यह डर है कि शायद तुम पर्याप्त नहीं हो? यह सवाल किसी को दोष देने का नहीं है, सवाल है रिश्ते में मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं? साथ, समझ, सुरक्षा, रिकॉग्निशन,
या अपने बारे में एक अच्छी फीलिंग। क्योंकि अगर रिलेशनशिप हमारी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी का मुख्य आधार बन जाए तो खोने का डर भी उसी के साथ बढ़ सकता है। फिर प्रेम और फियर एक दूसरे में उलझने लगते हैं। हम कहते हैं मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन उसके पीछे कभी कभी यह भी छिपा हो सकता है मैं उस इमोशनल सिक्योरिटी को खोना नहीं चाहता जो मुझे तुम्हारे माध्यम से मिलती है। यह डिस्टिंक्शन बहुत सटल है और इसे समझने के लिए किसी थ्योरी की जरूरत नहीं। अगली बार किसी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट हो तो सिर्फ ये मत देखो कि सामने वाले ने क्या किया, अपने भीतर भी देखो। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, तुम्हारी इमेज क्या थी, किस चीज को खतरा महसूस हुआ, कौन सा फियर सक्रिय हुआ, और क्या तुम सामने वाले को वास्तव में देख रहे हो या अपनी पुरानी इमेज के माध्यम से। क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन शायद हम व्यक्ति को नहीं, उसके बारे में अपनी मेमोरी को जानते हैं। और अगर ऐसा है तो रिलेशनशिप दो जीवित इंसानों के बीच नहीं, दो इमेजेस के बीच चल रहा हो सकता है। एक इमेज तुम्हारे भीतर, एक इमेज सामने वाले के बारे में। फिर दोनों इमेजेस एक दूसरे से टकराती हैं और हम उसे रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। यही सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक नया अर्थ लेता है। रिलेशनशिप से भागना नहीं, दूसरे को बदलना नहीं, अपने अटैचमेंट को तुरंत खत्म करने की कोशिश भी नहीं। बस ये देखना मैं सामने वाले को किस लेंस से देख रहा हूं। और जब यह सवाल ईमानदारी से देखा जाता है तो रिश्ते केवल कंफर्ट या कॉन्फ्लिक्ट की जगह नहीं रहते, वे हमें अपने बारे में कुछ दिखाने लगते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी इनसिक्योरिटी, हमारा अटैचमेंट, हमारा फियर और शायद हमारा मैं भी। क्योंकि जिस क्षण कोई हमारे बारे में बनी हुई इमेज को चुनौती देता है, उसी क्षण हमें अपने भीतर बने हुए उस मैं को देखने का मौका मिलता है। और अब अगला सवाल और भी गहरा है। अगर हमारी सोच, हमारे डर और हमारे रिश्ते हमारे मैं को लगातार शेप करते हैं तो आखिर ये मैं बना कैसे? अध्याय 6, मैं आखिर बना कैसे। एक छोटा बच्चा जब पहली बार दुनिया को देखता है, उसे ये नहीं पता होता कि उसे कौन बनना है। उसे ये भी नहीं पता होता कि उसे दूसरों से आगे निकलना है। फिर धीरे धीरे आवाजें उसके आसपास जमा होने लगती हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम इसमें कमजोर हो, तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए, देखो वो तुमसे बेहतर कर रहा है। और हर बात के साथ बच्चा सिर्फ कुछ सीख नहीं रहा होता, वो अपने बारे में भी कुछ सीख रहा होता है। कभी उसे प्रेज मिलता है, कभी क्रिटिसिज्म, कभी एक्सेप्टेंस, कभी रिजेक्शन, कभी जीत, कभी फेलियर। और इन सब के बीच एक सवाल धीरे धीरे आकार लेने लगता है, मैं कौन हूं? लेकिन इस सवाल का जवाब हमेशा भीतर से नहीं आता। कई बार जवाब बाहर से आता है, लोगों की बातों से, एक्सपीरियंसेस से, कंपैरिजन से और उन घटनाओं से जिन्हें हम बहुत गहराई से याद रखते हैं। फिर एक दिन हम अपने बारे में कहना शुरू करते हैं, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन ये ऐसा आखिर आया कहां से? मान लो बचपन में तुम्हें बार बार कहा गया कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। धीरे धीरे इंटेलिजेंट होना सिर्फ एक क्वालिटी नहीं रहता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकता है। फिर जब तुमसे कोई गलती होती है तो समस्या केवल गलती नहीं रहती, अंदर एक और डर उठ सकता है, अगर मैं गलत हो गया तो क्या मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं? यानी घटना छोटी है लेकिन उसके पीछे बनी आइडेंटिटी बड़ी हो चुकी है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को हमेशा स्ट्रांग समझा गया तो हो सकता है कि वो अपनी कमजोरी दिखाने से बचने लगे। अगर किसी को हमेशा सक्सेसफुल माना गया तो फेलियर केवल एक घटना नहीं रह जाता, वो उसकी सेल्फ इमेज को चैलेंज कर सकता है। और यही एक महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है, हम सिर्फ जीवन नहीं जी रहे होते, कई बार हम अपने बारे में बनी हुई एक इमेज को मेंटेन भी कर रहे होते हैं। लोग मुझे कैसे देखें, मैं खुद को कैसे देखता हूं, मुझे क्या साबित करना है, मुझे किस चीज से बचना है। और धीरे धीरे ये साइकोलॉजिकल इमेज इतनी फेमिलियर हो जाती है कि हम उसे ही मैं समझने लगते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं हर जगह एक जैसा नहीं रहता। दोस्तों के साथ तुम अलग हो, काम के समय अलग, परिवार के साथ अलग, अकेले में अलग। किसी की प्रशंसा मिलने पर एक वर्जन, आलोचना मिलने पर दूसरा वर्जन। तो फिर इनमें से असली मैं कौन है? यह सवाल किसी फिलोसॉफिकल पजल की तरह नहीं है, इसे अपने जीवन में देखा जा सकता है।
जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो भीतर कुछ फैलता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो भीतर कुछ सिकुड़ता है। जब कोई तुम्हारी इमेज को चैलेंज करता है तो तुरंत डिफेंस शुरू हो सकता है। और उस मोमेंट में तुम देख सकते हो, मैं केवल सोच नहीं रहा, मैं अपनी बनाई हुई कहानी की रक्षा भी कर रहा है। यही ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर खुद को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जिसे हम बदलना चाहते हैं वो बना कैसे। हम कहते हैं, मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मुझे ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए, मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, मुझे दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन इन स्टेटमेंट्स के पीछे भी एक इमेज होती है, मुझे कैसा होना चाहिए। फिर दो वर्जन्स बन जाते हैं, एक मैं अभी जैसा हूं, दूसरा मुझे जैसा होना चाहिए। और इनके बीच लगातार दूरी महसूस होती है। यहीं से इनर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। इसलिए शायद खुद को समझने का पहला कदम अपने ऊपर कोई नया लेबल लगाना नहीं है। न मैं अच्छा हूं, न मैं बुरा हूं, न मैं वीक हूं, न मैं स्ट्रांग हूं, बल्कि बस देखना। जब कोई तुम्हें प्रेज करता है तब क्या बदलता है? जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तब क्या बदलता है? जब कोई तुम्हारी इमेज को चैलेंज करता है तब क्या बचाने की जरूरत महसूस होती है? और जब तुम कुछ साबित नहीं कर रहे होते तब तुम अपने बारे में क्या महसूस करते हो? शायद मैं कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, शायद वो लगातार चल रही साइकोलॉजिकल मूवमेंट का नाम है। एक थॉट, एक मेमोरी, एक रिएक्शन, एक डिजायर, एक कंपैरिजन, और फिर उन सब को जोड़कर बनी हुई कहानी। अगर यह सच है तो उस कहानी को हर कीमत पर डिफेंड करना क्यों जरूरी है? शायद उसे तुरंत मिटाना भी जरूरी नहीं, शायद पहली बार उसे बनते हुए देखना ही काफी है। क्योंकि जिस क्षण तुम अपने मैं को बिना बचाए, बिना सजाए, बिना बदलने की जल्दी के देखना शुरू करते हो, तभी अगला सवाल सामने आता है। अगर खुद को बदलने की कोशिश भी एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है, तो क्या सच में हमें हर पल खुद को बदलते रहना चाहिए? अध्याय 7, बदलने की कोशिश भी कॉन्फ्लिक्ट बन सकती है। हम में से बहुत लोग खुद को बदलना चाहते हैं और पहली नजर में बिल्कुल सही लगता है। मुझे ज्यादा पेशेंट होना है, मुझे कम गुस्सा करना है, मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे बेहतर इंसान बनना है। लेकिन एक सवाल अक्सर छूट जाता है, जो बदलना चाहता है वो कौन है, और जिसे बदलना है वो कौन है? यहीं से एक बहुत सटल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। मान लो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो। तुम तय करते हो, अब से मैं शांत रहूंगा। कुछ समय तक सब ठीक चलता है, फिर किसी दिन कोई वही बात कह देता है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। रिएक्शन उठती है, गुस्सा आता है, और तुरंत भीतर एक दूसरी आवाज आती है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब एक ही मन में दो मूवमेंट्स हैं, एक तरफ वास्तविक रिएक्शन, दूसरी तरफ उस रिएक्शन को बदलने की कोशिश, और इनके बीच टेंशन पैदा होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सॉल्यूशन है, जो मैं हूं उसे बदलकर जो मुझे होना चाहिए वैसा बन जाऊं। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये मुझे होना चाहिए वाली इमेज भी कहां से आई? शायद सोसाइटी से, शायद किसी आइडियल से, शायद किसी दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन करके, शायद हमारी अपनी पुरानी इच्छा से। तो अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है। एक मैं दूसरे मैं को बदलने की कोशिश कर रहा है। एक कहता है, मैं ऐसा हूं, दूसरा कहता है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम इसे सेल्फ इंप्रूवमेंट समझ लेते हैं। लेकिन क्या यह हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन है, या कभी कभी यह केवल इनर कॉन्फ्लिक्ट का एक और रूप हो सकता है? मान लो तुम्हें जेलसी महसूस होती है। तुम कहते हो, मुझे जेलस नहीं होना चाहिए, लेकिन जेलसी को समझने के बजाय तुम उसे दबाने लगते हो। ऊपर से तुम काम दिखाई दे सकते हो, लेकिन भीतर क्या चल रहा है? अगर तुम उसे देख ही नहीं रहे तो क्या तुमने उसे समझा? यहां ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल के बीच का फर्क महत्वपूर्ण हो जाता है। कंट्रोल कहता है, यह भावना नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन कहता है, यह भावना अभी मौजूद है, देखते हैं इसके भीतर क्या चल रहा है। कंट्रोल तुरंत रिजल्ट चाहता है, ऑब्जर्वेशन पहले समझना चाहता है। और शायद यही फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस चीज को हम समझे बिना बदलने की कोशिश करते हैं
वह बार बार किसी दूसरे रूप में लौट सकती है। अगर तुम डरते हो तो सिर्फ मुझे डरना नहीं चाहिए कहने से फियर की पूरी मूवमेंट समझ में नहीं आती। अगर तुम इनसिक्योर हो तो मुझे कॉन्फिडेंट बनना है कहने से इनसिक्योरिटी की जड़ दिखाई नहीं देती। अगर तुम कंपैरिजन करते हो तो अब मैं कंपेयर नहीं करूंगा कहना आसान है। लेकिन कंपैरिजन शुरू ही क्यों होता है? किस इमेज से, किस मेजरमेंट से, किस नीड से? यही डीपर इंक्वायरी है। अपने बिहेवियर को तुरंत सुधारना नहीं, बल्कि उसके पीछे की मूवमेंट को देखना। और जब तुम उसे देखते हो तो एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। क्या देखने वाला वास्तव में रिएक्शन से अलग है? जब गुस्सा आता है तो हम कहते हैं मुझे गुस्सा आया, लेकिन उस मोमेंट में मैं और गुस्सा वास्तव में कितने अलग हैं? एक थॉट कहता है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरा थॉट कहता है उसने मुझे गुस्सा दिलाया। और फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। शायद फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि तुम अपने भीतर की हर अनवांटेड चीज को फोर्स करके खत्म कर दो। शायद फ्रीडम की शुरुआत उसे बिना डिस्टॉर्शन के देखने से होती है, बिना उसे जस्टिफाई किए, बिना उसे कंडेम किए, बिना तुरंत नया आइडियल बनाए। सिर्फ देखना। क्योंकि जब तुम किसी साइकोलॉजिकल मूवमेंट को पूरी तरह देखते हो तो उसे समझने की संभावना पैदा होती है। और समझ केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। तुमने पढ़ लिया कि एंगर क्या है, इसका मतलब यह नहीं कि तुमने एंगर को समझ लिया। तुमने किसी किताब में फियर के बारे में पढ़ लिया, इसका मतलब यह नहीं कि तुमने अपने फियर को देखा। नॉलेज और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बीच एक बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। और शायद यहीं से अगला चैप्टर शुरू होता है। क्योंकि अगर खुद को बदलने की लगातार कोशिश हमें अपने ही कॉन्फ्लिक्ट में फंसा सकती है, तो फिर सवाल यह है, क्या हम पहली बार बिना जजमेंट के अपने मन को देख सकते हैं? बिना उसे बेहतर बनाने की जल्दी के, बिना उसे खराब कहें, बिना किसी कंक्लूजन के, सिर्फ देख सकते हैं। अध्याय 8। देखना सीखो बिना फैसला किए। किसी चीज को देखना और उसे समझना, हम अक्सर दोनों को एक ही बात मान लेते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? तुम किसी व्यक्ति को देखते हो, वो कुछ कहता है और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक जजमेंट पैदा हो जाता है। ये गलत है, ये अच्छा इंसान है, ये सेल्फिश है, ये मुझे पसंद नहीं। तुमने व्यक्ति को देखा, लेकिन शायद उसके साथ साथ तुमने उसके बारे में एक कंक्लूजन भी बना लिया। और फिर अगली बार जब वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है तो तुम उसे नए सिरे से नहीं देखते। तुम्हारी पुरानी इमेज पहले से मौजूद होती है। यानी तुम व्यक्ति को नहीं, कई बार उसकी अपनी बनाई हुई तस्वीर को देख रहे होते हो। यही चीज अपने साथ भी होती है। तुम अपने बारे में कहते हो, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं बहुत सेंसिटिव हूं, मैं लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करता। इन स्टेटमेंट्स में कुछ अनुभवों की सच्चाई हो सकती है, लेकिन अगर तुम इन्हें अपनी स्थायी पहचान बना लो तो ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे कंक्लूजन में बदल सकता है। और कंक्लूजन के बाद देखने की जरूरत कम हो जाती है। तुम कहते हो, मैं तो ऐसा ही हूं, बस कहानी खत्म। लेकिन क्या वास्तव में कहानी खत्म हुई, या तुमने देखने का दरवाजा ही बंद कर दिया? ऑब्जर्वेशन का मतलब यह नहीं कि तुम अपने बारे में कोई फैसला मत करो। मतलब यह है कि फैसले से पहले जो मूवमेंट चल रही है उसे भी देखने की क्षमता रखो। मान लो किसी ने तुम्हारी आलोचना की, पहला थॉट आया वो गलत है, फिर इरिटेशन आया, फिर पुरानी मेमोरी सामने आई, फिर मन ने उसके बारे में कई कंक्लूजन्स बना दिए। अगर तुम पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखाई दे सकता है कि रिएक्शन एक ही क्षण में पैदा नहीं हुई, उसके पीछे कई छोटे छोटे मूवमेंट्स थे। और ऑब्जर्वेशन का मतलब है उन्हें चलते हुए देखना, बिना तुरंत रोकने की कोशिश किए, बिना उन्हें सही साबित किए, बिना उन्हें गलत साबित किए। यही जजमेंट और ऑब्जर्वेशन के बीच का अंतर दिखाई देता है। जजमेंट जल्दी कंक्लूजन चाहता है, ऑब्जर्वेशन थोड़ी जगह देता है।
जजमेंट कहता है ये अच्छा है, ये बुरा है। ऑब्जर्वेशन पूछता है अभी वास्तव में क्या हो रहा है। यह छोटा सा अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम तुरंत जजमेंट कर देते हैं तो हम अपनी ही रिएक्शन को देखना बंद कर देते हैं। हमारा ध्यान सामने वाले पर चला जाता है। उसने ऐसा क्यों किया? उसकी गलती क्या है? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर ध्यान भीतर की तरफ लौटे तो दूसरा दृश्य दिखाई दे सकता है। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर क्या हुआ? मुझे किस बात ने चोट पहुंचाई? मैं किस इमेज को बचाना चाहता हूं? मैंने तुरंत कौन सा कंक्लूजन बनाया? यही सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, और इसमें कोई स्पेशल प्लेस, स्पेशल पोस्चर या कॉम्प्लिकेटेड मेथड जरूरी नहीं। यह तुम्हारी ऑर्डिनरी लाइफ में ही हो सकता है। बात करते समय, चलते समय, किसी आर्ग्यूमेंट के दौरान, किसी की सफलता देखते समय, अकेले कमरे में, जब तुम किसी से प्यार करते हो, जब तुम किसी से नाराज होते हो। हर जगह मन अपनी मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। कभी कभी सिर्फ इतना पर्याप्त है कि तुम रिएक्शन और अपने बारे में बनाई हुई कहानी के बीच थोड़ी जगह देख सको। और शायद यही कारण है कि अवेयरनेस किसी अचीवमेंट की तरह नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते अब मैं पूरी तरह अवेयर हो गया हूं, क्योंकि वो भी एक नया कंक्लूजन बन सकता है। अवेयरनेस कोई ट्रॉफी नहीं, ये देखने की एक जीवित प्रक्रिया है। हर मोमेंट नया है, हर रिएक्शन नया है, हर सिचुएशन नया है। और अगर तुम पुराने कंक्लूजन्स को हर नई सिचुएशन पर चिपकाना बंद कर दो तो शायद देखने में फ्रेशनेस आने लगे। तुम किसी व्यक्ति को उसकी पुरानी इमेज से अलग देख सकते हो, अपने फियर को अपने पुराने लेबल से अलग देख सकते हो, अपने एंगर को अपनी आइडेंटिटी से अलग देख सकते हो। और तब ऑब्जर्वेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं रहता, वो स्वयं को समझने का माध्यम बन जाता है। क्योंकि जब तुम बिना जजमेंट के देखते हो तो तुम्हें अपने भीतर ऐसी चीजें दिखाई दे सकती हैं जिन्हें तुम पहले केवल नाम देते थे। फियर, जेलसी, अटैचमेंट, कंपैरिजन, प्राइड। लेकिन अब वे सिर्फ लेबल्स नहीं हैं, वे मूवमेंट्स हैं। और मूवमेंट को समझने के लिए उसे थोड़ी देर चलने देना पड़ता है। शायद इसी वजह से अपने भीतर देखना किसी आंसर तक पहुंचने की दौड़ नहीं है, ये देखने की क्षमता को गहरा करना है। और जब देखने वाला हर चीज को तुरंत सही या गलत कहने की जल्दी छोड़ता है, तब एक और गहरा सवाल सामने आता है। अगर हम अपने मन को बिना जजमेंट के देख सकें तो क्या भीतर चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट पहले जैसा ही रहेगा? अध्याय 9, जब भीतर की लड़ाई शांत होती है। हमने अब तक अपने भीतर बहुत कुछ देखा। थॉट्स, कंडीशनिंग, फियर, रिलेशनशिप्स, अटैचमेंट, सेल्फ इमेज और खुद को बदलने की लगातार कोशिश। लेकिन अब एक सवाल बाकी है। अगर हम हर चीज को तुरंत बदलने की कोशिश ना करें तो भीतर क्या होता है? मान दो तुम्हारे भीतर कोई फियर उठता है। पहले तुम उससे बचते थे, फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, फिर खुद से कहते थे मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन चैप्टर 8 ने एक दूसरी पॉसिबिलिटी दिखाई। उसे देखो, बिना तुरंत कंक्लूजन बनाए। अब जरा सोचो, जब तुम किसी इनर कॉन्फ्लिक्ट को बिना भागे देखते हो तो क्या उसे लगातार फ्यूल देना जरूरी रह जाता है? कॉन्फ्लिक्ट को अक्सर दो चीजें ऊर्जा देती हैं। एक है जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और दूसरी जो होना चाहिए वो अभी नहीं है। यानी एक तरफ रियलिटी है, दूसरी तरफ आइडियल, और इनके बीच लगातार कंपैरिजन चलता रहता है। मुझे ऐसा होना चाहिए, मैं अभी ऐसा नहीं हूं। यही गैप कई बार टेंशन पैदा करता है। लेकिन अगर कुछ क्षणों के लिए तुम इस गैप को भरने की कोशिश न करो, बस उसे देखो, तो क्या होता है? यह कोई फॉर्मूला नहीं है, न कोई टेक्निक, न कोई गारंटी, बस एक ऑब्जर्वेशन। तुम देखते हो कि मन लगातार किसी दूसरी स्थिति तक पहुंचना चाहता है। शांत होना है, कॉन्फिडेंट होना है, सक्सेसफुल होना है, फियरलेस होना है, लव्ड होना है, और फिर वर्तमान को उस इमेजिन फ्यूचर के अगेंस्ट मेजर करता रहता है। यानी अभी जो है
वो कभी पर्याप्त नहीं लगता। यहीं बिकमिंग की मूवमेंट शुरू होती है। मैं अभी ऐसा हूं, लेकिन मुझे वैसा बनना है। और फिर पूरी जिंदगी एक साइकोलॉजिकल जर्नी बन जाती है, एक ऐसी जगह की तरफ जहां शायद हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि जैसे ही एक गोल पूरा होता है, मन दूसरा गोल बना देता है। एक इनसिक्योरिटी कम हुई, दूसरी दिखाई दे गई। एक अचीवमेंट मिली, फिर कंपैरिजन शुरू हो गया। एक रिकॉग्निशन मिला, फिर उसे खोने का डर आ गया। तो सवाल यह नहीं कि गोल्स रखना गलत है। प्रैक्टिकल लाइफ में गोल्स जरूरी हो सकते हैं। सवाल साइकोलॉजिकल लेवल पर है। क्या मैं हर समय अपने वर्तमान को किसी इमेजिन फ्यूचर से कंपेयर कर रहा हूं? अगर हां, तो शायद भीतर एक लगातार मूवमेंट चलती रहेगी। और जब ऑब्जर्वेशन इस मूवमेंट को पकड़ता है तो कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। कॉन्फ्लिक्ट केवल किसी बाहरी घटना से नहीं बन रहा, उसमें हमारे ओन एक्सपेक्टेशंस भी शामिल हैं। हम खुद से लड़ते हैं, अपने पास्ट से, अपनी इमेज से, अपने आइडियल से, और कभी-कभी उस व्यक्ति से भी जो हम बनना चाहते हैं। लेकिन जब यह पूरा पैटर्न साफ दिखाई देने लगता है तो रेजिस्टेंस थोड़ी कम हो सकती है। क्योंकि तुम अब केवल ये नहीं कह रहे मुझे बदलना है, तुम देख रहे हो बदलने की इच्छा अभी मेरे भीतर कैसे चल रही है। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन का यही सटल मूवमेंट पूरी इंक्वायरी को बदल सकता है। क्योंकि जब तुम अपने कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करते हो तो तुम कॉन्फ्लिक्ट के अंदर खड़े होकर उसे जज नहीं कर रहे, तुम उसे देख रहे हो। और शायद देखने की यह क्वालिटी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब एक और गहरी बात, शांति को भी अगर हम एक गोल बना लें, मुझे शांत होना है, तो शांति भी एक अचीवमेंट बन जाती है। फिर मन अपनी करंट स्टेट को उस इमेजिन्ड पीसफुल स्टेट से कंपेयर करने लगता है। और आयरनी यह है कि शांति की तलाश में भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। इसलिए शायद सवाल यह नहीं मैं शांत कैसे हूं, बल्कि मेरे भीतर कॉन्फ्लिक्ट कैसे बन रहा है। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट की मूवमेंट स्पष्ट दिखाई दे तो उसे समझने के लिए किसी आइडियल की जरूरत कम हो सकती है। और यहीं एक बहुत शांत पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। जब मन हर क्षण खुद को किसी और वर्जन में बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, जब उसे हर रिएक्शन को तुरंत रिजेक्ट नहीं करना, जब उसे हर इमोशन को लेबल करके कंट्रोल नहीं करना, तब शायद देखने के लिए थोड़ी जगह बनती है। उस जगह में कोई ड्रामेटिक अचीवमेंट नहीं है, कोई बड़ी घोषणा नहीं, बस एक अलग तरह की क्लैरिटी हो सकती है। तुम देखते हो, थॉट आता है, तुम उसे देखते हो। फियर उठता है, तुम उसे देखते हो। डिजायर आती है, तुम उसे देखते हो। और हर चीज को तुरंत मैं कहकर पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। शायद यही वो पॉइंट है जहां इनर कॉन्फ्लिक्ट को समझना उसे जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो चीज तुम जीतना चाहते हो उसे तुम अक्सर अपना दुश्मन बना देते हो, लेकिन जिसे तुम वास्तव में देख लेते हो उसे समझने की संभावना पैदा होती है। और अब आखिरी अध्याय से पहले एक सवाल बचता है। जब देखने वाला खुद को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, जब जजमेंट थोड़ी देर के लिए शांत है, और जब मन अपने ही कॉन्फ्लिक्ट को देख पा रहा है, तो फिर मैं और दुनिया के बीच वास्तव में कितना अंतर बचता है। अध्याय 10, लुक विद इन, यू आर द वर्ल्ड। अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां शुरुआत का सवाल फिर से सामने खड़ा है, क्या तुम दुनिया से सच में अलग हो? शुरुआत में यह सवाल सिर्फ एक विचार जैसा लगा था, लेकिन अब तक हमने देखा थॉट्स कैसे बनते हैं, कंडीशनिंग कैसे परसेप्शन को प्रभावित कर सकती है, फियर कैसे फ्यूचर की इमेजेस के साथ जुड़ सकता है, रिलेशनशिप्स कैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट को सामने ला सकते हैं, मैं कैसे एक्सपीरियंसेस और कंक्लूजन्स से शेप हो सकता है, और खुद को लगातार बदलने की कोशिश कैसे इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है। फिर हमने एक और संभावना देखी, बिना तुरंत जजमेंट किए देखना। और शायद यहीं से पूरी बात का अर्थ बदलने लगता है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर देखना शुरू करते हो तो तुम्हें केवल तुम्हारी पर्सनल स्टोरी नहीं दिखाई देती, तुम्हें कुछ ऐसी पैटर्न्स भी दिखाई दे सकती हैं जो इंसानी अनुभव में बहुत कॉमन है। डर, कंपैरिजन, रिकॉग्निशन की चाह, अकेले पड़ जाने की चिंता, कुछ बनने की इच्छा, कुछ खोने का डर,
किसी से जुड़ने की जरूरत, किसी से अलग होने की इच्छा। चेहरे अलग हैं, कहानियां अलग हैं, पर भीतर चलने वाली कई मूवमेंट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई दे सकती हैं। यहीं यू आर द वर्ल्ड का विचार एक अलग अर्थ लेना शुरू करता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम फिजिकली पूरी दुनिया हो, और न ही यह कोई साइंटिफिक फॉर्मूला है। यह एक फिलॉसॉफिकल इंक्वायरी है। तुम जिस दुनिया का अनुभव करते हो उसमें तुम्हारे भीतर चलने वाली साइकोलॉजिकल मूवमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर तुम्हारे भीतर फियर है तो दुनिया का अनुभव फियर के रंग में दिखाई दे सकता है। अगर हर जगह कंपैरिजन है तो दुनिया कंपटीशन जैसी लग सकती है। अगर अप्रूवल बहुत महत्वपूर्ण है तो लोगों की राय बहुत बड़ी दिखाई दे सकती है। और अगर तुम अपनी रिएक्शंस को ध्यान से देखना शुरू करते हो तो शायद तुम्हें समझ आने लगता है कि बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया के बीच एक लगातार संबंध चल रहा है। यही वजह है कि लुक विद इन का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है, अपने कमरे में बंद हो जाना नहीं, लोगों से दूर हो जाना नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहते हुए अपने भीतर की मूवमेंट को देखना। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे, जब कोई तुम्हारी तारीफ करे, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, जब कोई तुमसे आगे निकल जाए, जब कोई तुम्हारे बहुत करीब आए, हर सिचुएशन में तुम्हारे भीतर कुछ दिखाई देता है। और अगर तुम उसे बिना तुरंत जस्टिफाई किए, बिना ब्लेम किए, बिना सप्रेस किए देख सकते हो तो शायद वही ऑब्जर्वेशन तुम्हें अपने बारे में कुछ नया दिखा सकता है। लेकिन यहां एक और सटल पॉइंट है। अपने भीतर देखने का मतलब अपने लिए एक नई आइडेंटिटी बनाना नहीं है। अब मैं बहुत अवेयर हूं, अब मैं समझदार हूं, अब मैं दूसरों से अलग हूं। अगर ऐसा हुआ तो ऑब्जर्वेशन भी एक नई सेल्फ इमेज में बदल सकता है। इसलिए शायद जर्नी का अंत किसी फाइनल लेबल पर नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई अंतिम घोषणा नहीं, बस देखने की क्षमता। और शायद यही इस पूरी इंक्वायरी की सबसे शांत बात है। तुम्हें दुनिया को समझने के लिए हर व्यक्ति को बदलना जरूरी नहीं, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, हर कॉन्फ्लिक्ट का तुरंत सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी नहीं। कभी कभी पहले यह देखना जरूरी है कि तुम उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ क्या कर रहे हो। तुम उससे भाग रहे हो, उसे जस्टिफाई कर रहे हो, उसे दबा रहे हो, या सच में देख रहे हो। क्योंकि जब तुम अपने भीतर को देखने लगते हो तो दुनिया अचानक परफेक्ट नहीं हो जाती, लोग नहीं बदल जाते, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती, लेकिन शायद तुम्हारा रिलेशनशिप उन सब के साथ अलग तरह से दिखाई देने लगता है। और यही बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। दुनिया को बदलने की कोशिश से पहले दुनिया को देखने वाले मन को समझना, दूसरों को समझने से पहले अपनी रिएक्शंस को देखना, अपने जीवन को बदलने से पहले यह देखना कि भीतर कौन सी चीज लगातार बदलना चाहती है। और शायद अंत में सवाल यह नहीं बचता, मैं दुनिया को कैसे बदलूं? सवाल धीरे धीरे बदल जाता है, मैं दुनिया को देख कैसे रहा हूं? और शायद यही वो जगह है जहां लुक विद इन, यू आर द वर्ल्ड सिर्फ एक टाइटल नहीं रहता, यह एक इन्विटेशन बन जाता है। बाहर देखने के बाद अंदर देखने का, दूसरों को समझने के बाद अपने देखने को समझने का, और शायद पहली बार यह महसूस करने का कि दुनिया से अलग खड़े होकर दुनिया को समझने की कोशिश करना शायद पूरी कहानी नहीं है। क्योंकि जिस मन से तुम दुनिया को देखते हो, उस मन को समझना भी दुनिया को समझने का एक हिस्सा है। और शायद यहीं से असली यात्रा खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। शायद इस पूरी यात्रा के बाद सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि हमने क्या सीखा, शायद सवाल ये है, हमने पहली बार क्या देखा। हमने देखा कि विचार हमेशा अचानक पैदा नहीं होते, उनके पीछे मेमोरीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, कंडीशनिंग है। हमने देखा कि फियर केवल बाहर की किसी घटना का नाम नहीं, कई बार वो फ्यूचर की एक इमेज में भी चलता है। हमने देखा कि रिलेशनशिप्स में हम केवल सामने वाले व्यक्ति के साथ नहीं होते, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हमारे साथ होती हैं, हमारी अटैचमेंट भी, हमारी इनसिक्योरिटी भी। फिर हमने अपने मैं को देखा, वो मैं जिसे हम इतना निश्चित समझते हैं, शायद वो भी लगातार बनती हुई एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है। और जब हमने उसे बदलने की कोशिश की तो एक और सवाल सामने आया, क्या खुद को बदलने की लगातार इच्छा भी एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है? फिर हमने एक अलग रास्ता देखा,
बिना तुरंत फैसला किए देखना, अपने थॉट को, अपने फियर को, अपने रिएक्शन को, अपने अटैचमेंट को, अपने भीतर चल रही पूरी मूवमेंट को। और शायद यहीं इस किताब का सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा प्रश्न हमारे सामने आता है। क्या तुम वास्तव में खुद को देखते हो या अपने बारे में बनी हुई इमेज को देखते हो? क्योंकि अगर तुम अपने बारे में केवल वही जानते हो जो तुम्हारी मेमोरीज तुम्हें बताती हैं, तो शायद तुम अपने अतीत को ही वर्तमान में दोहरा रहे हो। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन शुरू होता है तो कुछ नया दिखाई दे सकता है। कोई फाइनल आंसर नहीं, कोई नई आइडेंटिटी नहीं, बस देखना। और शायद लुक विद इन यू आर द वर्ल्ड का अर्थ भी यहीं थोड़ा बदल जाता है। ये नहीं कहता कि तुम्हें दुनिया से भागकर अपने भीतर जाना है, बल्कि शायद ये पूछता है, जिस मन के साथ तुम दुनिया में जी रहे हो, क्या तुमने उसे कभी वास्तव में देखा है? क्योंकि तुम्हारा डर तुम्हारे रिश्तों में दिखाई देता है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे रिएक्शंस में दिखाई देती हैं, तुम्हारी कंडीशनिंग तुम्हारी परसेप्शन में दिखाई देती है, और तुम्हारी सेल्फ इमेज तुम्हारे हर उस क्षण में दिखाई देती है जब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत महसूस होती है। इसलिए शायद दुनिया को समझने की शुरुआत दुनिया के बारे में ज्यादा जानने से नहीं होती। शायद शुरुआत होती है अपने देखने को देखने से। अगली बार जब कोई तुम्हें परेशान करे, तुरंत फैसला मत करना, एक पल रुकना, देखना। सिर्फ बाहर क्या हुआ ये नहीं, तुम्हारे भीतर क्या हुआ। और शायद उसी एक पल में ये पूरी यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। क्योंकि दुनिया कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे सामने भी है और तुम्हारे भीतर भी। और जब तुम बिना भागे, बिना खुद को सही साबित किए, बिना किसी कंक्लूजन के अपने भीतर देखना शुरू करते हो, तो शायद पहली बार तुम दुनिया को बदलने से पहले उसे समझना शुरू करते हो। और शायद अपने भीतर देखना ही दुनिया से दूर जाना नहीं है, शायद वही इंडिकेटेड दुनिया को पहली बार साफ देखना शुरू होता है। लुक विद इन एंड सिंपली वॉच।